आज हम मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैच डिफेक्ट असल में हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ इंडिविजुअल masses ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि एक न्यूक्लियस जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, उसके बारे में ये देखा गया कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसका जो मास है वो एक्चुअल जो मास है इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का मिला के उससे असल में कम है। और वो जो मास की कमी है इसी को असल में हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन एटम है। तो कार्बन का जो प्रोटॉन नंबर है जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं वो 6 है, जबकि इसका जो मास नंबर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो नंबर हासिल होता है उसको मास नंबर या न्यूक्लियो नंबर भी कहते हैं। तो इस कार्बन का जो न्यूक्लियाई है इसका जो टोटल मास है वो इंडिविजुअल ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है जिनसे ये मिलकर बना हुआ है उससे कम होता है। इसको हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं। तो जो कार्बन है इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बरक्स जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी हम कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाए, उस एनर्जी को असल में हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना ज़्यादा मुश्किल होगा एक एटम के लिए या न्यूक्लियस के लिए कि उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो लादा किए जाएं, इसका मतलब ये होगा कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस में से अलग किए जा सकें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें समझने के तौर पर लाल रंग को आप प्रोटॉन कह लें और नीले रंग को आप न्यूट्रॉन कह लें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मास डिफेक्ट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डेल एम के साथ, जबकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, जो कि एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और बी यहाँ पे लगा देंगे ताकि डिस्टिंग्विश हो सके दूसरी एनर्जी से या फर्क हो सके दूसरी एनर्जी से। इस वजह से हम इसको ई बी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। अभी जो मास की कमी है ये इसको यूं मत समझिएगा कि मास जो है वो खत्म हो गया है। ये मास असल में जो मास डिफेक्ट होगा ये एक्चुअली अपेयर होगा एनर्जी की फॉर्म में, और वो जो एनर्जी होगी यहाँ पर वो असल में हमारे पास इन न्यूक्लियस में या न्यूक्लियर रिएक्शंस में वो असल में बाइंडिंग एनर्जी होगी। और जो बाइंडिंग एनर्जी है जो कि ई बी है वो असल में हम जो आइंस्टाइन की फेमस एनर्जी मास इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। होगा सिर्फ ये कि यहाँ पर हमारे पास जो c है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि ये वो रफ्तार है जिसके साथ रोशनी ट्रैवल करती है वैक्यूम में या फिर आपके पास एयर में, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तकरीबन 3 करोड़ बनती है। यानी कि जो रोशनी है वो 3 करोड़ मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करती है वैक्यूम में, जबकि m यहाँ पर मास है। लेकिन हमारे सिनेरियो में भी वो जो मास है वो असल में मास डिफेक्ट होगा जो कि डेल m से रिप्रेजेंट होगा, और वो जो एनर्जी है इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग वो E की बजाय क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो जितनी मास की कमी होगी वो असल में अपेयर होगी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। तो फिर बुनियादी मकसद तो ये रह जाता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा। जब आप ये जान लेंगे कि मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा तो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू, और यहाँ से फिर आप बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस तरफ बढ़ते हैं अब कि सबसे पहले मास डिफेक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने एग्जाम्पल शुरू में दिखाई, मैंने आपको बताई थी, उसी का हम सहारा लेंगे और उसी से चीज़ों को बिल्ड करेंगे। ये जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है ये असल में इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो जो हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी मैंने बताया था कि वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम के साथ। तो जो मास डिफेक्ट है वो असल में हमारे पास कैलकुलेट होगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, जिसको असल में हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने एक सिंगल प्रोटॉन के मास से जो कि एम पी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिला के एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो उस एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाने में कितने न्यूट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं अब उनकी बात होगी। तो हमारे पास सबसे पहले कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो असल में कैलकुलेट होता है। ये जो 12 है ये असल में कहलाता है मास नंबर, जबकि इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये जो 6 है ये असल में जी यानी कि एटॉमिक नंबर है कार्बन का। तो जो न्यूट्रॉन नंबर है वो असल में हासिल होता है मास नंबर को माइनस करो एटॉमिक नंबर में से, तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, ए माइनस जी।
तो प्लस यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जो कि a माइनस जी होगा उस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, क्योंकि अभी हम जनरल वे सीख रहे हैं मैच डिफेक्ट को कैलकुलेट करने का। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, और एक सिंगल न्यूट्रॉन का मैस कितना है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम एन के साथ। तो ये आपके पास टोटल इसका मैस सेपरेटली मैस आ जाएगा प्रोटॉन्स का भी और न्यूट्रॉन्स का भी। इससे इसको हमने माइनस करना है जो न्यूक्लियाई का मैस होगा, जैसे कार्बन का, तो उसको हम m लिख लेते हैं, m मैस, और इसको टोटल लिख लेते हैं साथ के, टोटल मैस जो न्यूक्लियाई का होगा जो कि गिवन होगा आपको। चलें भाई एक दफ़ा जो है ना ये जो सिंबल्स लिखे हैं इनकी एक बार दोबारा कर लेते हैं ताकि पक्का हो जाए आपके लिए। तो z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, जबकि mp जो है ये असल में हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन है, जबकि a माइनस जी असल में कहलाता है न्यूट्रॉन नंबर, जबकि mn एक्चुअली है मैस ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर, जबकि m टोटल जो है ये असल में उस न्यूक्लियाई का मैस है जिसके लिए आप मैस डिफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये तो चलें पता लग जाएगा कि एटॉमिक एलिमेंट दिया होगा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें ये जो a है ये एटॉमिक नंबर के लिए है, सॉरी मैस नंबर के लिए है, जबकि जो z है वो एटॉमिक नंबर के लिए है। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैस ऑफ प्रोटॉन है या मैस ऑफ न्यूट्रॉन है ये क्या होंगे, तो ये असल में फिक्स नंबर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनके मैस रिलेटिवली एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो जो मैस ऑफ प्रोटॉन है mp वो असल में हमारे पास इक्वल है 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 किलोग्राम, जबकि जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी लगभग इसी तरह का ही है 1.673 है 1.67। यहाँ पर सेकंड जो थर्ड डेसिमल प्लेस है यहाँ पर 3 की बजाय क्या है 5 है, और यहाँ पर बाकी सेम वही 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो कैलकुलेशन में आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम ये जो मैसेज ले रहे हैं, अभी जो मैं जिन मैसेज की बात कर रहा हूँ वो मैसेज हम किलोग्राम के यूनिट्स में कर रहे हैं। इसी तरह कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो मैस ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है या जो एटॉमिक न्यूक्लियर का मैस है वो आपको एटॉमिक मैस यूनिट में दिया होगा, तो फिर आपको यहाँ पर मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटॉमिक मैस यूनिट्स के अंदर पुट करना होगा, उसके बाद आप फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो मैस ऑफ प्रोटॉन है AMU यूनिट के अंदर यानी एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर वो एक्चुअली है mp इज इक्वल टू 1.00728 MU। एटॉमिक मैस यूनिट असल में हम वो मैस मेजर करते हैं कार्बन 12 के लिहाज से, जबकि जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है mn वो एक्चुअली है एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर 1 पॉइंट, जहाँ पर भी पहले 2 डेसिमल डिजिट तक सेम है, फिर उसके बाद आ जाएगा 867 AMU। जब ये कैलकुलेशन आप AMU यूनिट्स में दी होगी तो इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि आपको AMU यानी एटॉमिक मैस यूनिट की कन्वर्जन किलोग्राम में भी पता होनी चाहिए। तो वो जो एक AMU होता है वो एक्चुअली बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 kg। क्योंकि मैंने सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दिया मैस डिफेक्ट को कैलकुलेट करने का, तो अब हम एक मैस डिफेक्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं आयरन के एलिमेंट के लिए, ताकि जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए। अब आयरन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मैस नंबर है वो एक्चुअली 56 है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को मिला के, जबकि जो एटॉमिक नंबर है यानी कि जो प्रोटॉन नंबर है वो असल में इसका 26 है। अब हम सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसी से हम मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो टोटल मैस है न्यूक्लियाई का, आयरन के न्यूक्लियाई का, वो एक्चुअली हमें गिवन है, मैं भी खुद ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम यूज़ करें जो कि है 9.288 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -26 किलोग्राम, यानी कि बहुत थोड़ा मैस है, 10 टू द पावर -26 है। खैर चलें अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो डेल एम है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, डेल एम इज इक्वल टू जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, तो आयरन में जो प्रोटॉन है वो 26 हैं, तो 26 आ जाएगा। फिर ज़रब आ जाएगा हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन जो कि मैं अभी बता चुका हूँ 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27। फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर a माइनस जी यानी कि मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 56 - 26 असल में न्यूट्रॉन नंबर निकल कर आएगा, जिसको हम यहाँ पर जो 56 - 26 असल में 30 होता है, तो 30 को ज़रब देना पड़ेगा हमें एक मैस ऑफ न्यूट्रॉन से जो कि 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये माइनस साइन लिख रहा हूँ, और इसकी जो वैल्यू है आगे m टोटल की वो एक्चुअली है 9.288 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -26 किलोग्राम। अब
अब हम कैलकुलेटर की मदद से सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर हम 26 को ज़रब देंगे 1.673 के साथ, तो जवाब आ गया हमारे पास 43.50 राउंड ऑफ करके। तो 43.50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27। अब हम इसी तरह 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 के साथ, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1.675, तो इसका जवाब आ गया है 50.25। तो 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो इसकी भी बेस 10 है और पावर -27 है, इसकी भी बेस 10 है और -27 है पावर। तो अब हम इसका भी यही करेंगे ताकि एडिशन आसानी से हो सके। तो उसके लिए हम इसका जो डेसिमल है वो लेफ्ट से एक डिजिट राइट शिफ्ट कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 92.88 मल्टीप्लाई बाय, जब डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है तो पावर 10 में एक माइनस आ जाता है -1, तो -1 और -26 क्योंकि बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स असल में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर -27 आ जाएगा। तो जो मैच्ड इफेक्ट है डेल एम, अब वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आसान है क्योंकि दोनों की तीनों टर्म्स में 10 टू द पावर -27 कॉमन आ रहा है, ये सब में ही मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये नंबर सिर्फ आपस में ऐड हो जाएंगे जो कि 43.50 है। सॉरी, यहाँ पर ना एक साइन माइनस करना चाहिए था, मैंने ऊपर वाला ये साइन, ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूँ यहाँ पर, और साथ आ जाएगा माइनस, मैंने लिख दिया वो वाला, ठीक है, और 92.8। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं 43.50, इसमें हम ऐड करते हैं 50.25 और इसको माइनस करते हैं 92.88 से, तो जवाब हमारे पास आ रहा है 0.87। तो जो मैच्ड इफेक्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है आयरन के लिए वो 0.87 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 किलोग्राम है। यानी कि इतना मैस की कमी हुई है जब इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स मिले हैं आपस में और उन्होंने आयरन का जो न्यूक्लियाई है वो बनाया है, तो इतना मैच्ड इफेक्ट है। और इसकी वजह से ये जो मैच्ड इफेक्ट है वो असल में बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हुआ होगा। तो यूँ हमने आयरन के लिए जो मैच्ड इफेक्ट है इसको कैलकुलेट कर लिया है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस बनता है फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये असल में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब कंबाइन होके आयरन का न्यूक्लियस बनाएंगे, जैसे कि 26 प्रोटॉन्स और 30 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे तो वो आयरन का न्यूक्लियस बनाएंगे। इस प्रोसेस में असल में एनर्जी रिलीज होगी और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और ये एनर्जी इसलिए रिलीज होगी ताकि असल में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन हो सकें। इसी तरह जिन प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जैसे न्यूक्लियाई का स्प्लिट होना इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उन प्रोसेसेस को हम असल में एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस की एक और मिसाल जो है वो आइस का मेल्ट होना है। आप उसको हीट करेंगे आइस को तो तभी वो मेल्ट होगी। तो आज हमने एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी और मैच्ड इफेक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मैच्ड इफेक्ट एक आयरन के लिए कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी मैच्ड इफेक्ट से असल में इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे आइंस्टाइन की जो फेमस एनर्जी मैस इक्वेशन है उसमें, वहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर बाइंडिंग एनर्जी असल में मेजर होती है, जो एनर्जी का यूनिट है वैसे तो वो जूल है, लेकिन हम बाइंडिंग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी का यूनिट ज़्यादा प्रेफरेबल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फिर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लेके जाना है इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो एक एटम की स्टेबिलिटी होती है, न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मैच्ड इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा।